मोदी जी ने और इस बीजेपी ने जितने झूठ बोले हैं, एक अलग ही पहाड़ बन चुका है, झूठ का पहाड़। और ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का ये पूरा झूठिस्तान है, एक अलग ही मोदी जी का देश है जिसके अंदर सब झूठ है, सब फरेब है, सब मक्कारी है। जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है, स्टेज पर कुछ और कहते हैं, ज़मीन पर कुछ और होता है। ये पिछले 2-3 हफ्तों से साबित हो चुका है ऐसी सारी घटनाओं से। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हाँ, ये फंडा आपको मालूम है किसका है। अब आपको बता दूं कि मामला इतना ख़राब है कि आपको याद होगा कि मोदी सरकार और मोदी जी भारत को विश्व का नंबर 1 बनाते हैं और दिखाते हैं कि भारत जो है, जब से हम आए हमने एकदम नंबर 1 कर दिया है और हम विश्व गुरु हैं। बीजेपी मोदी जी को विश्व गुरु बताती है, ये भी सब आपको मालूम है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए क्या क्या दिखाया और फैलाया जाता है वो भी सबको मालूम है। और गोदी मीडिया किस प्रकार से मोदी जी के झूठ को, फर्जीपने को, भाजपा की मक्कारी और फरेब को सरकारी सच दिखाने की कोशिश करती है कि भाई ये तो सच है। आपके दिमाग में प्रोपेगेंडा घुसा दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत एक बार फिर से सामने आई है। सोचिए, अमेरिका, पाकिस्तान, ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं, लेकिन इन सबके बावजूद ये दोनों अमेरिका के लिए ज़्यादा ख़ास हैं। वहाँ के नागरिकों को भारत से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी में वीज़ा मिल जाता है। चाइना और अमेरिका के रिश्ते कितने ख़राब हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना के लोगों को तुरंत वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान को आप बैठकर ढोल पीटते हुए, समझ रहे हैं, तालियां बजा बजा कर आतंकवादी कहते रहिए, लेकिन भारतवासियों से पहले अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तानियों को मिल जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे भारत की आपको वो खबरें दिखाई जाती हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, प्रूफ लगा रहा हूं। आपको बता दूं कि भाई साहब, जो वीज़ा का वेटिंग टाइम है भारतवासियों के लिए, भारतीयों के लिए 833 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस बात को? इस्लामाबाद, पाकिस्तानियों को हमसे आधा वेट करना पड़ता है, 450 दिन। और चाइना के लोगों को सिर्फ 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है। यह है मोदी जी का भौकाल। प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल हो गया, सबूत आपके सामने है। और मोदी जी के डायलॉग आप अपने कानों से सुन चुके हैं। वो अलग बात है कि आपके कान इतने पक्के हो गए हैं कि झूठ सुन के अब खून नहीं निकलता कान से। खैर दोस्तों, पीएफआई के बैन होने के बाद देश भर में एक बहुसंख्यक समाज एक अलग तरह की खुशी मना रहा है, जोश व खरोश है। हालांकि दूसरी तरफ जो असली आतंकी संगठन है आरएसएस, उस पर बैन की भी बात चल रही है और ट्रेंडिंग में ये बात घूम रही है, सोशल मीडिया पे डिमांड चल रही है। दोस्तों, इसी बीच में आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, तमिलनाडु में कमाल हो गया है। तमिलनाडु के अंदर आरएसएस ने 2 अक्टूबर के दिन स्टेट पुलिस से परमिशन मांगी थी मार्च के लिए। और आरएसएस के मार्च को आप जानते हैं, मस्जिद हो, ईसाइयों का गिरजाघर हो, ये देखते ही ये पगला जाते हैं, हथियार लेकर ये आतंकियों की तरह मार्च निकालते हैं। और इस बार इनका मार्च, क्योंकि पीएफआई बैन हो गया है, तो और ये क्या करेंगे आपको मालूम है, पूरे जोश और खरोश के साथ निकालते। ज़बरदस्त तमाचा तमिलनाडु के सीएम ने मार लिया है। जी हाँ, तो तमिलनाडु की स्टेट पुलिस ने आरएसएस के उस मार्च को मौका ही नहीं दिया है, परमिशन ही नहीं दी है, बिल्कुल परमिशन नहीं दी। क्योंकि इंटेलिजेंस ने, जो तमिलनाडु की इंटेलिजेंस है, उसको जानकारी ये मिली कि इस बार ये आरएसएस बड़ा कम्युनल दंगा फैला सकती है, इरादे इनके खतरनाक हैं। इंटेलिजेंस छोड़िए,
इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जहां आरएसएस है वहां दंगा, फसाद, आतंक, मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और वो हिंदू जो बीजेपी से नहीं है उन पर जुल्म होना जरूरी होता है आरएसएस की तरफ से। यह होता ही होता है। तो दोस्तों, तमिलनाडु का अच्छा कदम। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है। एडवांस में बता रहा हूं, वीएचपी, हिंदू संगठन और इन आरएसएस वालों को देखिएगा, इन्होंने ही गांधी को मारा था और ये फिर से गांधी को मारेंगे। जी हां, गांधी जयंती के दिन इनके अब्बा गांधी जयंती पर गांधी जी की समाधि पर जाएंगे, लेकिन हमेशा से यही संघी और आरएसएस के लोग गांधी जी को मारने की प्रक्रिया दोबारा से दोहराते हैं। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख लीजिए। हिंदू महासभा के लीडर ये हर साल करते हैं, महात्मा गांधी को खुलेआम मीडिया के सामने फिर से गोली से मारते हैं और पूरी तरह से इसके लिए खून भी निकालता हुआ दिखाया जाता है कि भाई गांधी जी का मतलब नफरत देख रहे हैं आप। और मारने के बाद गांधी जी का खून निकलता हुआ दिखा के यही संघी, वीएचपी और ये हिंदू महासभा के लोग गांधी जी के पोस्टर को जलाते भी हैं। अब सोच के देखिए, जो राष्ट्रपिता को जलाए उनके कातिलों के नक्शे कदम पर चलते हुए फिर से 2 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन बेशर्मी से दोबारा से उनको कत्ल करने की प्रक्रिया को दोहराए, वो आतंकी संगठन नहीं है। आतंकी संगठन सिर्फ मुसलमानों का हो सकता है। ये सारे संगठन देशभक्ति वाले हैं। जो महात्मा गांधी को मारे, जवाहरलाल नेहरू को गालियां दे, वो आज के इस दौर में देशभक्त है। जो जुल्म के खिलाफ बोले वो देश के लिए खतरा है। यही 2 लाइनों में आज पूरे देश की हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है। इसी चीज को देखते हुए राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, कई सारे जानवरों के दिल पर, आतंकियों के दिल पर खंजर चल रहा है कि हमारी 14 से लेकर अब तक जो हमने मेहनत करी है, फिर से राहुल गांधी उसको खराब कर रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आईटी सेल वाले राहुल गांधी के साथ जो बच्चियां, लड़कियां आकर कांग्रेस की मोहब्बत में, इस देश की मोहब्बत में फोटो ले रही हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, लड़की के भी और राहुल गांधी के। मतलब बिल्कुल अपनी औकात हमेशा ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले दिखाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह कि आजकल नेशनल टीवी पर बहुत अच्छे से टपाटप, हाँ बोल नहीं सकता, देख लीजिए। मुझसे पूछा, आपके जो कोलीग हैं, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है। 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे, उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था सभासद का दिल्ली में। तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। ये कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? और ये है देश के प्रधानमंत्री। एक नौजवान था, वो आया राहुल जी के पास और उनसे ऐसे गले मिला। ये है देश के प्रधानमंत्री। एक फोटो मुझे दिखाइएगा राजनाथ सिंह को गले लगाते हुए, आप नहीं दिखा पाइएगा। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट जाते हैं इनको रिसीव करने। अरे ऐसा बार एक बार आलिंगन, इस बार का गला प्यार से भरकर राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को लगाइएगा। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। अब पता चला कि आज आप स्टूडियो क्यों आई हैं? पूरा रिसर्च और फोटोग्राफ्स के साथ। एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए स्टूडियो मुझे आना पड़ा। लेकिन क्योंकि स्टूडियो आ गई तो चलिए मेरा भला ही हुआ। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर आपको धर्म नहीं, उसका बाल जो बोध होता है वो नजर आना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो छोड़ दीजिए, आपको पता है। लेकिन कर्नाटक में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, विजुअल हमारे पास नए आए हैं। कर्नाटक में एक मंदिर के अंदर जब दलित युवक घुसा तो उस पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया। जब दलित समाज को पता चला और दलित समाज जब इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ, तवज्जो चाहूंगा, एकजुट हुआ, तो सीधा स्क्रीन पर देख लीजिए, उस पूरे के पूरे मंदिर पर ही कब्जा कर लिया और जाकर उस मंदिर की छत पर दलित समाज का झंडा फहरा दिया। तो जब आतंक पार होता है, हिंसा बढ़ जाती है, तो आपको एक होना पड़ता है। सबक सीखिए। वहीं आपको पता चल चुका है कि आज के इस दौर में
मुसलमान महिला का बलात्कार करने वाले को हिंदू समाज में पूजा जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। मुसलमान का कत्ल करने पर भगवान का फेवरेट इंसान माना जाता है कि मुल्ले को मारा है। आज चंद नकली बाबाओं की वजह से पूरा हिंदुत्व का चेहरा बदल दिया गया है। जो पहले एक प्यारा सा नारा हुआ करता था, जय श्री राम, आज है जय श्री राम। ये तब्दीली जो आई है ये हमने बचपन से देखी है। हमारे भी स्कूल में जय श्री राम और अल्लाह अकबर कहने पे कभी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब हालात बदल दिए गए हैं। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम अभी से नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हो रहा है और अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति बड़े ही आराम से, आसानी से बहाना बनाकर मुसलमान का कत्ल कर सकता है। हिंदू समाज के लिए बहुत सारे बहाने फराहम कर दिए गए हैं कि ये लो भाई साहब, इन सभी का इस्तेमाल करके आप बड़े आसानी से मुसलमान का कत्ल कर सकते हैं। जैसे खुद ही सरकार ने 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक हथियार दिया कि आपस में लड़ते रहो, ससुरे मरते रहो और जेल में ठुसते रहो। फिर उसके बाद गौ माता के नाम पर, गौ माता के बहाने कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को कत्ल किया गया, ये भी आपने देखा। फिर इसके बाद इसी सरकार की सोच को देख लीजिए, संघी सोच को, इन्होंने लव जिहाद का एक कानून बनाया, जिस कानून के अंतर्गत किसी पर भी फर्जी इल्जाम लगाकर शक में भी उठाकर जेल में ठूसा जा सकता है। इसके अलावा NSA और UAPA आप खुद ही देखिए कि सिर्फ मुसलमानों पर ही लगाया जाता है। बहरहाल ये सारी सामने की बातें, कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन मुसलमान इतना बेगैरत हो चुका है, माफ कीजिएगा, और बेचारा बेगैरत हुआ भी इसलिए क्योंकि वो अपने इस्लाम से दूर हुआ, अपने अल्लाह से दूर हुआ, अपने ईमान से दूर हुआ, मस्जिदों से दूर हुआ। आफत मुसलमान पे आ गई। अजाब भी आता जब है तो वह अजाब जरिए से अल्लाह भेजता है। तो आज जो मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इस भाजपा और RSS के जरिए, ये एक अजाब मुसलमानों पर है अल्लाह की तरफ से। पलट आओ अभी भी अल्लाह की तरफ, अभी भी वक्त है मस्जिद की तरफ मुड़ जाओ। दुनिया का काम करो, अपना घर बार संभालो, अपना परिवार का ध्यान भी रखो, कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन जरूरी है ईमान ताज़ा रखने के लिए आप मस्जिद में ज़रूर जाएं। यह ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, उधार है। यह वैसे ही है जैसे कि मैं आपको 12 लाख की गाड़ी खरीद कर देता हूं और आपसे कहता हूं कि भाई आप इससे अपनी ज़िंदगी चलाइए, पैसा कमाइए, बस मेरी शर्त यह है, गाड़ी मेरी है, मेरी दी हुई गाड़ी है। आपको करना सिर्फ इतना है कि 5 टाइम मुझे आके अपनी गाड़ी को दिखाना है कि भाई गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं, कोई टूट फूट नहीं, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। तो आप क्या मेरी बात नहीं मानेंगे? आपकी औकात नहीं थी 50 रुपए की, मैंने आपको 12 लाख की गाड़ी दी और कहा कि अपनी जिंदगी सही से गुजारो, बस मेरी शर्त यह है कि 5 बार मुझे आगे मेरी गाड़ी दिखा देना। ठीक इसी तरह से अल्लाह ने, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमको वजूद में परवरदिगार हमको लेके आया, अल्लाह ने हमको जिंदगी अता करी और बस हमसे क्या मांगा कि 5 वक्त हमारे सामने आकर, यानी मस्जिद में आकर मुझे अपनी रूह दिखा दो, अपना ईमान दिखा दो। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? गद्दारी कर रहा है, अपने ईमान से ही गद्दारी कर रहा है। मेरे दोस्त, अल्लाह ने रस्सी को खूब ढील दी हुई है, खूब ढील दी हुई है। अल्लाह 70 माओं जैसी मोहब्बत अपने बंदों से करता है। तुमसे गुनाह हुए हैं, एक बार मक्खी के पांव के बराबर भी आंसू अपनी आंखों में लाकर तौबा करो और वापस पलट आओ। खुदा की कसम जिंदगी पलट जाएगी तुम्हारी। मैं खुद इस बात को जानता हूं, मैं कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरा हूं इसी YouTube चैनल की वजह से और अपने काम की वजह से और सच बोलने की वजह से। क्या आपने मेरा साथ दिया? नहीं। क्या मेरे पड़ोसी ने मेरा साथ दिया? नहीं। क्या मेरे खानदान ने मेरा साथ दिया? नहीं। साथ किसने दिया? परवरदिगार ने दिया। जरिया कौन बना? आप लोगों की दुआएं काम आई, कई लोग जरिया बने। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये खुद आजमाया हुआ है। जो हम पर आज ये मुसीबतें आ रही हैं, ये हमारी वजह से हैं। आज मुसलमानों का हाल खुद देखिए, स्क्रीन पर इन मौलाना को पहचान लीजिए।
मध्य प्रदेश में अताउल्ला खान मौलाना हैं ये, जिनका आतंकी शिवशंकर ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद जला दिया, फिर उनको जंगल में फेंक दिया। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि बहाना तलाश किया जा रहा है। शिवशंकर अपने घर की एक महिला को मौलाना के पास ले गया झाड़ फूंक कराने के लिए, फिर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने मेरी घर की औरत को छेड़ा है। इस चीज़ को बहाना बनाते हुए शिवशंकर ने मौका पाकर अकेले में दबोचकर इनका मौलाना का कत्ल कर दिया। पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया और शिवशंकर ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए, मीडिया पूरी तरह से खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। अगर यही कोई काम उल्टा हो जाता कि मौलवी अगर शिवशंकर को मार देता तो शिवशंकर एकदम बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में आपकी टीवी पर चलाया जाता, पीछे भगवा झंडा लहराया जाता, बिजली कड़कती हुई ग्राफिक्स के साथ आपको इस तरह से समझाया जाता, दिखाया जाता कि हिंदू तो खतरे में है, हिंदू खतरे में है और मौलवी और मुल्ला और ये इस्लाम कितना खतरनाक है। लेकिन इस वक्त सब क्योंकि हिंदुत्व के लोगों को, हिंदू नाम के लोगों को आतंक मचाने का पूरा अधिकार है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में आपको याद है, पता है किस प्रकार से उनका कत्लेआम किया गया था। लेकिन आज उस सरकार का हाल देखिए, उस मिलिट्री का हाल देखिए और उस देश का हाल देखिए। अल्लाह इंसानों के गुनाहों की सजा दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। ठीक, भले ही बाद में मिले, समझ रहे, चाहे पहले मिले चाहे बाद में मिले, अल्लाह जाने और भाई उसका गुनाह जाने। अब रोहिंग्या के बारे में जान लीजिए। पहले भारत में आपको ये पता चल चुका है, 1 साल पहले मैंने आपको डिटेल्ड जानकारी दी थी और अभी भी बीच में देता रहता हूं कि फेसबुक जी हाँ, जब से भाजपा से मिला है तो आपको मालूम है कि फेसबुक के अंदर भी भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बड़े पदों पर हैं। इसी की वजह से भाजपा के खिलाफ जब कोई पोस्ट करता है फेसबुक तो वो फौरन डिलीट करवाई जाती है और उस पर कार्रवाई हो जाती है। मुसलमान अपने हक की बात करता है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म की कोई चीज़ दिखाई जाती है कि देखो भारत में मुसलमानों पर ये हो रहा है, तो फौरन उस अकाउंट को बैन कर दिया जाता है और मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। फेसबुक पूरी तरह से इस सरकार का, संघी सरकार का साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। यह भारत में भी हो रहा है और इससे पहले के सबूत रोहिंग्या के आए हैं। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। रोहिंग्याओं के खिलाफ नफरती स्पीच को बढ़ावा देने पर फेसबुक पर भारी जुर्माना लग गया है। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फैली रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के लिए मेटा कंपनी यानी फेसबुक को भारी मुआवजा देना होगा। इस बात की जानकारी गुरुवार को दी गई। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने देश म्यांमार से निकाले गए रोहिंग्याओं के खिलाफ अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर जहर उगलते देखे जाते हैं। संस्था का कहना है कि बावजूद इसके फेसबुक इन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाता, साथ ही नफरती स्पीच बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल आपको बता दूं कि रोहिंग्या शरणार्थी 150 बिलियन यानी 12,27,000 करोड़ रुपए के हर्जाने के तौर पर अब फेसबुक को कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में जुर्माना देना होगा। चलिए थोड़ा सा बदलते हैं। स्क्रीन पर देखिए, विकास, किसानों के विकास की बात की थी। 300 किलो प्याज बेचने पर किसान को मिले सिर्फ 2 रुपये। मध्य प्रदेश की घटना है भाई साहब। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा विकास हो रहा है। इतना विकास तो हमने मोदी जी से मांगा ही नहीं था भाई। वहीं सैनिटरी पैड मांगने पर कॉन्डोम की बात करने वाली बेहुदा आईएएस के बयान के बाद उन्होंने अब माफी मांगी है। हालांकि माफी भी उन्होंने इसलिए मांगी कि नौकरी बच जाए, वरना संघी सोच तो दुनिया के सामने आ ही चुकी है। वहीं दोस्तों, चंडीगढ़ के बाद मामला कानपुर के कॉलेज का सामने आया है। कानपुर के हॉस्टल में सफाई कर्मचारी ने लड़कियों के बनाए अश्लील वीडियो, जिसके बाद लड़कियों ने थाने के बाहर जाकर जब प्रदर्शन किया तो आनन फानन गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद साहब का, मतलब इंस्पेक्टर साहब का बयान भी सुन लीजिए। इस
उसको शिकायत किया, उसने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच क्षेत्र हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी शिकायत जैसे अभी तक जो प्रारंभिक शिकायत थी कि कुछ लोगों का इसने वीडियो बनाया है, तो वो भी हम लोग इसीलिए उसकी फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच करा के जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी लड़कियां आई थी शिकायत करने यहाँ पे? अभी तो जो भी एक तो मूल लड़की थी जो नीट की तैयारी कर रही थी, सबसे पहले उसी ने शिकायत किया, फिर उसके साथ में 10-12 लोग आई थी। तो हम लोग जो भी तथ्य आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, जो और कोई कर्मचारी या कोई अन्य उसमें कोई है तो उसके विरुद्ध जो भी होगा नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कर्मचारी की क्या डिटेल है, कब से काम कर रहा था? ये अभी तक जो हमारे पास आया है करीब 8 साल से काम कर रहा था वहाँ पे। तो और चीजें हैं, चूंकि भी विवेचना के दौरान जो भी और तथ्य आएंगे या कोई। वहीं दोस्तों मोदी जी ने अपने ही लोगों के लिए बड़ी बात कही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से खुद नरेंद्र मोदी लाइव अहमदाबाद में। हाँ, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पर उन्होंने परिवारवाद की बात कही। उन्होंने कहा कि खेलों में परिवारवाद, भ्रष्टाचार ने जगह ले ली थी, हमने उसका सफाया किया है। अब मजेदार बयान सुन लीजिए। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। सुन लिया? हाँ, मोदी जी का झूठिस्तान कन्हैया कुमार पहले ही इस पर धुलाई कर चुके हैं। सुनिए। अग्निवीर बने हैं नहीं, अभी बहुत लोगों को बनना है। इससे पहले आडवाणी जी बन गए, उसके बाद रविशंकर प्रसाद बन गए, अभी बहुत लोगों को अग्निवीर बनना है। 2 ही लोग रहेंगे, चाचा और भतीजा। चाचा हवाई जहाज से वास्को डी गामा की तरह पूरा दुनिया का चक्कर लगाएंगे और भतीजा जो है गुगली फेंकेगा आईपीएल में। और चाचा फिर मंच पे जाकर के भाषण देंगे कि परिवारवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भाई साहब ये देखिए, रोहन जेटली सन ऑफ लेट अरुण जेटली इलेक्टेड अनअपोज्ड एज DDCA हेड। ठीक है दोस्तों, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, बाकी इनको तो आप पहचान ही गए हैं। समझ रहे हो दोस्तों? आपको ये बंदा याद होगा, ये डॉक्टर गाजियाबाद का सरतन से जिसको जो है धमकी मिली थी। जी हाँ, अच्छा, मजेदार नाम ये है कि इस डॉक्टर का नाम जो है अरविंद वत्स अकेला है और ये अकेले ने अकेला ही प्लान किया था क्योंकि इसका काम नहीं चल रहा था। जिसके बाद दोस्तों इसने पूरी प्लानिंग करी, ये एक्सपोज हो चुका है, पूरी तरह से पूरा एक्सपोज हो चुका है। पुलिस ने खुद पता लगाया है, एक्सपोज किया है कि इससे सब कुछ अपने एक पेशेंट के साथ मिलकर प्लान किया था, व्हाट्सएप से कॉल करवाई थी और जिसको गोदी मीडिया ने उछल उछल कर प्रमोट किया था। जैसे ऐसा लग रहा है कि बाप ने बोल दिया कि भाई बहनों अब यही चलाना है बस तुम्हें। अच्छा, गोदी मीडिया को यह मालूम है कि बाप हमारा किस चीज से खुश होगा, तो बस जबान यहां तक निकाली और चाटना शुरू। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, अरे बोले भैया सर दर्द से जुदा कर लेगा तब कितना तेरा। ऐसे कर कर सुअर की तरह रोने वाला ये शख्स जब नंगा हो गया, एक्सपोज हो गया और ये समझ में आ गया इसको कि मैंने आखिरी पैतरा अपना काम चलाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए किया, वो भी फेल हो गया। तो आखिरकार ये अपने असली गुरु के पास पहुंच गया जहां से ये सब सीखा था इसने। स्क्रीन पर देखिए, ये है गुरु। ये टकला जो बैठा है ये वही है, सन्यासी बने। ये वही डॉक्टर अकेला जो गाजियाबाद का डॉक्टर अकेला था। पहले फेमस होने के लिए मरीज के मोबाइल से खुद ही सरतन से जुदा करने की धमकियां दिलवाई खुद को,
फिर मीडिया में जमकर रोया, गोदी मीडिया ने फेमस कर दिया, लेकिन पुलिस ने सारी पोल खोल दी। अब भाई साहब सन्यासी बन गए हैं, पता है किसकी शरण में गए हैं, समझ तो गए हो, ये अंधे तो हो नहीं। तो दोस्तों ये है हिंदुत्व और ये है असलियत संघियों की। वहीं अंजना ओम कश्यप के अंदर की 2 मिनट के लिए सच्ची पत्रकारिता जब जागी तो संघियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अल्लाह इनके अंदर के असली पत्रकारों को जगा दे। देखिए आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती। इसी पे तो गदगद है आप। नहीं अरे ये कौन पूछ रहा है एलपीजी सिलेंडर का दाम, कौन पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का दाम, सही बात, सब मगन है कंप्लीट कर भक्ति, सब मगन है भक्ति, सब मगन है। दोस्तों भाजपा का चेहरा एकदम खुलता जा रहा है, लेकिन फिर भी न जाने नफरत की वजह से नफरत को इतना प्रमोट किया, हमें नफरत का भूखा बना दिया गया है कि बस हमें पता है भाजपा बहुत घटिया है लेकिन मुसलमानों को परेशान करती है तो हम तो जिताएंगे ही नहीं। भाजपा का एक और चेहरा दिल्ली के एक बीजेपी के एमपी रमेश बधूरी, जी हाँ, उनके पास बदरपुर के एनटीसीपीटी प्लान के 2018 में बंद होने के बाद अभिभावकों को डर हुआ तो उनके पास गए कि ऐसा ना हो कि केंद्रीय विद्यालय एक और इनका बंद हो जाए। इस मुद्दे को लेकर जब बीजेपी एमपी रमेश बधूरी से मिलने जब लोग गए तो भाई साहब भड़क गए बीजेपी सांसद, और उनकी भाषा देखिए, भाषा ऐसी घटिया, सीखी किससे है भाई? हाँ उन्हीं से सीखी है। कहता है अगला बीजेपी का नेता, बच्चे पैदा क्यों करे फिर, सुनिए। बच्चे पैदा क्यों करे फिर? बच्चे पैदा क्यों करे फिर? सर आपके हाथ नहीं है, बच्चे का भविष्य सर आपसे फीस भी ज्यादा ली जा रही है, स्कूल तो चलवा ले पहले। हाँ सर। बच्चे पैदा क्यों करे फिर? सांसद के इस जवाब के बाद अभिभावकों में काफी गुस्सा और नाराजगी वोट लेने आते हैं कि वोट हमें देना, हमारा दरवाजे पर। देख लिया, तो यह है बीजेपी। अब भाई साहब भारत में जैसा मैंने आपसे कहा, कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, सरकारी हो प्राइवेट हो, हर जगह संघ और आरएसएस पहुंच चुका है। स्क्रीन पर देखिए भारत की सबसे खतरनाक कमांडो एनएसजी, जी हां, उसकी गाड़ी पर भगवा से दिक्कत नहीं है, किसी चीज से दिक्कत नहीं है। सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि क्या भारत की सबसे खतरनाक सिक्योरिटी एनएसजी कमांडो की जो टीम है उसकी गाड़ी पर भगवा या गैर संवैधानिक झंडा लगाया जा सकता है? जो जगह तिरंगे की है वहां भगवा आना शुरू हो चुका है। अब आप सोच के देखिए, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ये सरकार किस हद तक जा रही है। सिक्योरिटी सर्विसेज की बात आ रही है तो यहां बता दूं कि भारत के असली प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी को पहले Z सिक्योरिटी मिली हुई थी, अब Z+ सिक्योरिटी मिल गई है, यानी और भी खतरनाक सिक्योरिटी दे दी गई है। दोस्तों ये तो आप तिरंगे की जगह आप भगवा देख चुके ना, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये काम अंदर अंदर किताबों में भी शुरू हो चुका है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 10वीं के पाठ्यक्रम से भगत सिंह को हटाकर हेडगेवार को जोड़ दिया है। समझ लीजिए दोस्तों, खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। अभी भी आप लोग एक ना हुए तो भारत को तोड़ दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इस सरकार का दोगला चेहरा और समाज का दोगलापन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मुसलमान विरोधी अब यह भारत बन चुका है और इस सरकार ने ही इसको बनाया है। स्क्रीन पर देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर पूरी टीम एयरपोर्ट परिसर में नाच रही है, नचनिया बनी हुई है ये पूरी टीम। अब ये देखिए गरबा चल रहा है एयरपोर्ट के अंदर, आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। अब ये देखिए लोकल ट्रेन में भी महिलाएं चलती ट्रेन में गरबा खेल रही है, ये कितनी अच्छी बात है, बेशक अच्छी बात है, लेकिन दोगलापन ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ अगर मुस्लिम महिला या कोई मुसलमान नमाज पढ़े सड़क के किनारे या अस्पताल में तो एफआईआर कर दिया जाता है। बहुसंख्यक समाज अस्पताल में, बीच रोड पर, ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में, एयरपोर्ट परिसर में नाचे तो खुशी दिखाई जाती। कितना बेहतरीन, हमारे देश के लोग, ये दोगलापन है जो देश के लिए काफी खतरनाक है। वहीं दोस्तों आपको मालूम है, आप भूल गए होंगे, यही तो मसला है। हम लोग
जालिम के जुल्म को भूल जाते हैं। अंकिता कोई पहली थोड़ी ना है, पता नहीं कितनी अंकिता आई हैं और गई हैं और कितनी मारी जाएंगी। यह हमारी गलती है कि हम 4 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन अब मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। अंकिता के कातिल दोस्तों ये देखिए, पुलकित आर्या के पिता आरएसएस के ग्रुप में, मतलब आरएसएस के हैं, ठीक है, हथियार के साथ हैं। और ये है पुलकित आर्या का भाई, ये भी हथियार के साथ। तो आरएसएस की यही सोच है, लेकिन बैन पीएफआई होगा भाई साहब। आतंकी सोच वाले कातिल और बलात्कारी बैन नहीं होंगे। हाँ, आज यही है अंधेर नगरी चौपट राजा। हाल यह है कि कातिल को किस तरह से पुलिस भी बचाने में मदद कर रही है, सच बोलने वालों का मुंह दबा रही है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, निगार परवीन जो लगातार इस मामले पर अपडेट दे रही थी, जैसा कि उन्होंने पहले ये ट्वीट किया कि अभी अभी अंकिता के पिता ने एक लोकल पत्रकार को बताया कि इस केस का मुख्य गवाह प्रफुल्ल गायब हो गया है, जो अंकिता के साथ रिजॉर्ट में काम करता था। उसी ने अंकिता के साथ हुई छेड़छाड़ का वीडियो बनाया था, जिसे रामनगर भेजा था। ये केस तो दिन ब दिन भयानक होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस ट्वीट के बाद, इस खबर के बाद बवाल छा गया। तो पौरी गौरवाल पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस ने निगार को ट्वीट किया और धमकाया। यह है धमकी भरा ट्वीट, आपके द्वारा बिना तथ्यों के आधार पर यह पोस्ट डाली गई है। प्रकरण में एसआईटी टीम द्वारा जांच की जा रही है। आप सोशल साइट पर ऐसी पोस्ट डालकर पुलिस के कार्यों को प्रभावित कर अभियुक्ति को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद आप समझ गए होंगे कि कातिल को कहां से सपोर्ट मिल रहा है, जब पुलिस का झुकाव भी आपको नजर आ रहा है। इसके बाद निगार परवीन लिखती हैं ये दोनों चीज़ें शेयर करने के बाद कि अब अंकिता पर लिखना बोलना जोखिम भरा भी हो गया है। जो लोग अंकिता के लिए इंसाफ चाहते हैं उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। बोला जा रहा है अपना मुंह सीलो, जो इंसाफ कर देंगे उसी को इंसाफ समझना, क्योंकि पत्रकारों से सवाल अभियुक्ति को फायदा पहुंचा रहे हैं। पर कैसे दोस्तों, यही देश की असलियत है। इसी के साथ सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त चीज ट्रेंड कर रही है। न जाने किसने इसको बनाया है, लेकिन एकदम मेरा दिल जीत लिया इसने। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी भरपूर मजा आएगा। देखिए, मजा लीजिए। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। साला थोड़ा सा आराम मिलेगा, इधर आया तो पटार 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 पटार। क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूँ? जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। गरीब पीस रहा है और खुले आम नोटों का बंडल बटोरा जा रहा है। हमने आवाज उठाया तो जेल में ठूस दिया हमको। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। हम उल्लू नहीं बनेंगे, ना आपसे ना इनसे। बजाओ ताली। मेरे परिवार में कोई राजनीति क्या होती कुछ पता नहीं मेरे परिवार में, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। हमने कहा था गरीब माताओं को मुफ्त में गैस के चूल्हा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हंसो हंसो। ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। अरे का गरीब, का पिछड़ा और का माइनॉरिटी। जब से ये जोड़ तोड़ वाली सरकार आई है, हमको सेकंड क्लास नागरिक बना दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? इसी सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का। गिरा देंगे हम इसको। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फिक्र मत करो, कल तक ये सरकार गिर जाएगी।
मजा आया होगा, है? बहुत मजा आया होगा। चलिए इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। और बच्चों, नौजवानों, आज मैं तुमको बताऊंगा एक ग्राफ के जरिए कि आपको जिंदगी में नौकरी पर ध्यान देना है, भविष्य पर ध्यान देना है। ये ग्राफ देख लीजिए। मनुष्य और जब वो आगे बढ़ता है तो दो चीजों में पढ़ता है, या तो वो पढ़ाई में पढ़ता है या तो प्यार में पढ़ता है। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, जो प्यार करता है, देखिए उसको दो चीज मिलती है, या तो धोखा मिलता है या बेइज्जती मिलती है। क्योंकि ये 2022 चल रहा है, यहां पर सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता है, धोखा या बेइज्जती। जिसकी बेइज्जती होती है तो लोग हंसते हैं, फिर माता पिता की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती है। धोखा मिलता है तो मानसिक प्रॉब्लम से जूझता है और आत्महत्या भी कर सकता है। ठीक है, और आत्महत्या के आगे बता दूं कि जिंदगी पूरी तरह तबाह हो ही जाती है, मतलब दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब, आत्मा भी भटकेगी आपकी। लेकिन इधर आइए ज़रा पढ़ाई की तरफ। पढ़ाई करोगे नौकरी पाओगे, नौकरी पाओगे तो पैसा, प्यार, इज्जत तीनों चीज़ मिलेगी और आखिर में लगभग सब कुछ ही मिल जाएगा। जब पैसा, प्यार, इज्जत होगा तो सब कुछ होगा, है ना कमाल की चीज़। तो इस ग्राफ को फॉलो कीजिए भाई लोग, हैं। चलिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।